Let's we start. We have our trainers has been list as earlier I have told. So its time is 12:03 p.m. 22 candidates are had has been participated yet. Some has been absent today in the first session, but we are not waiting for them and we are going to start. तो वेलकम दोबारा से फर्स्ट सेटिंग में आपका फर्स्ट जो सेशन है हमारा प्री सिलेक्शन ट्रेनिंग अपेंडिक्स 2A के लिए आप लोग की स्टडी में कंटिन्यू चल रही है। वी होप कि आप लोग बेहतर कर भी पा रहे होंगे, कुछ डाउट्स होगा तो भी क्लियर कर पाएंगे। आज हम लोग पेंशन के बारे में बातचीत करेंगे। एक्चुअली मैं प्रभुकांत झा सीनियर एसओ एक्सपेंडिचर, लेकिन पेंशन के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया, इसलिए आज मैं आप लोगों के समक्ष पेंशन के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप, कुछ सब्जेक्टिव टाइप और कुछ लॉन्ग आंसर क्या चीज है पेंशन, इसके बारे में बातचीत करूंगा। सबसे पहले आप लोगों को जानकारी होगा जो पेंशन एक नया जो भी आप लोग कैंडिडेट हैं वो सारे तो एनपीएस में ज्वाइन किए हैं। मैं भी एक एनपीएस का ही एम्प्लॉय हूँ, लेकिन पेंशन ये है क्या और इसकी क्या मतलब बेनिफिट रहेगी, ये कितने टाइप का होता है, इससे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपेंडिक्स 2 में 3 में, इस पर हम लोग आज जिक्र कर रहे हैं, चर्चा करेंगे। सबसे पहले पेंशन के बारे में समझिए, पेंशन है क्या, पेंशन आखिर क्या है। पेंशन को कुछ नोट्स आपको मैंने शेयर किया है और उसको भी आप देख सकते हैं। पेंशन जो है ये लाइफ लॉन्ग रिटायरमेंट बेनिफिट है। यदि कोई एम्प्लॉय जब रिटायर करता है या जब वो 15-20 साल 25 साल 30 साल सेवा करने के उपरांत जब नौकरी से सेवानिवृत्त होता है तो उसके एवज में गवर्नमेंट के द्वारा जो बेनिफिट मंथली के रूप में दिया जाता है उसको हम पेंशन कहते हैं। इसलिए मैंने डिफिनेशन दिया है कि पेंशन इज लाइफ लॉन्ग रिटायरमेंट बेनिफिट पेड मंथली टू ए रेलवे सर्वेंट और रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस। एक चीज याद रखिएगा कि पेंशन आखिर हमारे रेलवे में कब शुरू हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकती है। सबसे पहले हमारे रेलवे में ये 1957 में इंटायर जो भी एम्प्लॉय थे उसके लिए कंपलसरी कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जो 16/11/1957 1957 के बाद उस दिन या उसके बाद जो अपॉइंट किए हैं वो पेंशन स्कीम में शामिल कर लिया जाए। दूसरा, जो यदि कोई एम्प्लॉय जो 1/4/1957 से 15/11/1957 के अंदर ज्वाइन किए, क्योंकि 16/11/1957 से तो कंपलसरी कर दिया गया, लेकिन उससे पहले का कुछ एम्प्लॉय था जो अप्रैल 1957 1 अप्रैल 1957 से लेकर 15 नवंबर 1957 के बीच का एम्प्लॉय था, उसके लिए गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया कि आप आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, जो आप पेंशन स्कीम में शामिल होंगे या नहीं होंगे। बहुत सारे एम्प्लॉय थे, मोर देन 90%, हेलो, मोर देन 90% एम्प्लॉय ऐसे थे जो पेंशन ऑप्ट किए, पेंशन स्कीम में शामिल हुए। ये एक्सरसाइज टाइम टू टाइम चेंज होते रहा। पहली बार ये स्कीम में लास्ट डेट 31/3/1958 को रखा गया था। इसके बाद एक पॉइंट और मैंने ऐड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। जो पेंशन जो है वो एक सोशल सिक्योरिटी है एम्प्लॉय का, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब वो 30 साल नौकरी सेवा करने के बाद वो जब रिटायर होता है तो उसके जीवन यापन के लिए एक राशि दी जाती है जिससे उसको वृद्धावस्था में कुछ कैलिडिटी बीमारी इसमें उसकी एक्सपेंस होती है, जिसके लिए सोशल सिक्योरिटी में रखा गया है। एक चीज और याद रखिएगा कि पेंशन आखिर किसको मिलेगा। क्या आज हम रेलवे में ज्वाइन किए, कल हम तो रिटायर कर नहीं सकते हैं कल, लेकिन कल हम एक्सपायर कर सकते हैं। तो यदि कोई आदमी, क्या कंडीशन है इसके लिए, एंटाइटलमेंट क्या है पेंशन के लिए, तो याद रखिएगा कि यदि कोई एम्प्लॉय 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस, जिस पर हम बाद में आएंगे, क्वालिफाइंग सर्विस पूरा कर लिया हो
तो उसे पेंशन मिलेगी। लेकिन यदि कोई आदमी 10 साल से कम सेवा नहीं दी हो किसी रीजन से, उसे पेंशन के लिए वो हकदार नहीं है, लेकिन वो एक सर्विस ग्रेजुइटी के लिए हकदार है। एक चीज और याद रखेंगे, लेकिन यदि कोई एम्प्लॉय वह 1 साल कंटिन्यूअस जॉब करने के बाद वो एक्सपायर कर जाता है, सर्विस में ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके फैमिली को फैमिली पेंशन मिलेगा। लेकिन 1 साल उसके लिए भी बाइंडेशन है, वो भी याद रखेंगे, क्वालिफाइंग सर्विस, न कि 1 साल की नौकरी। ये दो बात याद रखना है कि यदि 10 साल की उन्होंने नौकरी की है कंटिन्यूसली, क्वालिफाइंग सर्विस उसका 10 साल है, तो उसे पेंशन मिलेगा। सर्विस में यदि वो सर्विस के दौरान डेथ कर गया है, तो 1 साल के लिए सेवा करना उसके लिए अनिवार्य है, क्वालिफाइंग सर्विस 1 साल होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर रेल सर्विस से आदमी किस किस कंडीशन पर निवृत्त होता है। ये 4-5 कंडीशन है इसका। रेलवे में याद रखेंगे 2 तरह से रिटायरमेंट होता है, जो आप लोग जानते भी होंगे। एक नॉर्मल रिटायरमेंट है और एक है अदर देन नॉर्मल। नॉर्मल रिटायरमेंट यानी सामान्य सेवानिवृत्ति, और एक है सामान्य के अलावा। सामान्य सेवानिवृत्ति जिसको हम लोग सुपरन्युएशन पेंशन देते हैं, जो सामान्य सेवानिवृत्ति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% एम्प्लॉय सुपरन्युएट होते हैं। सुपरन्युएट का वॉइस नहीं आ तात्पर्य, रही है सर। वॉइस नहीं आ रही है। सुपरन्युएशन पेंशन का तात्पर्य कि जब आप नौकरी में जिस ईयर में सर्विस में आए होंगे, उससे 60 वर्ष जिस दिन आपका एज पूछ जाएगा, आप रेल से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जैसे यदि आपका या मेरा डेट ऑफ बर्थ 12 जून 1977 है, तो मैं 60 वर्ष सेवानिवृत्त होऊंगा 2037 में। लेकिन याद रखेंगे वहां कि सुपरन्युएट जो होता है वो होता है मंथ के लास्ट डे। तो यदि मेरा डेट ऑफ बर्थ 12 जून है, तो मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा 30 जून को। लेकिन कोई व्यक्ति जिसका डेट ऑफ बर्थ या तो लास्ट डे है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्स्ट डे है, जैसे मान लेते हैं 1 जून, तो वो 60 वर्ष उसका पूरा जाएगा 30 मई को ही। तो वैसे व्यक्ति सुपरन्युएट पेंशन के हकदार होंगे, यानी 60 वर्ष की एज पूरा करने के बाद, उसके उम्र होने के बाद। दूसरा एक होता है अदर देन नॉर्मल रिटायरमेंट। इसको मैंने एक अलग क्लब किया है। इन अदर देन नॉर्मल रिटायरमेंट में 4-5 ग्रुप है। एक है वीआरएस, जो आप लोग सुने भी होंगे, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के तहत। लेकिन इसके लिए मिनिमम नेट क्वालिफाइंग सर्विस 20 वर्ष चाहिए। 20 वर्ष की जब तक नौकरी नहीं होगी, वो वीआरएस नहीं ले सकता है। दूसरा एक है मेडिकल ग्राउंड पर, इस पर भी सेवानिवृत्ति होती है। एक होती है प्री मैच्योर रिटायरमेंट, जो आप लोग खूब सुने होंगे, हाल में काफी भी चर्चा में रहा है। और एक है डेथ, जब आप डेथ हो जाता है तो डेथ होने के बाद उसके फैमिली को पेंशन मिलता है। तो ये 4-5 कैटेगरी जो है उसको मैंने अदर देन नॉर्मल रिटायरमेंट में रखा। और नॉर्मल रिटायरमेंट में केवल सुपरन्युएशन, ये सारे कैटेगराइज को मर्जिंग के बाद पेंशन को, ये चूंकि आप डिफरेंट बुक पढ़ेंगे, डिफरेंट बुक में कहीं 4, कहीं 5, कहीं 6, कहीं 2, सारा क्लब किया गया एक जगह। लेकिन मैंने इसको 4 भाग में डिवाइड किया है कि 4 तरह के पेंशन होते हैं, 4 क्लासेज में मैंने विभक्त किया। पहला एक सुपरन्युएशन पेंशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दिए हैं कि सुपरन्युएशन पेंशन मींस द पेंशन ग्रांटेड टू ए रेलवे सर्वेंट हु रिटायर्स ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर। मैंने पहले भी जिक्र किया है कि 60 वर्ष की सेवा, 60 वर्ष उसकी उम्र, उस रेल सेवक का उम्र होने पर जो निवृत्त होता है, उसको हम सुपरन्युएशन पेंशन देते हैं। क्लियर? दूसरा एक होता है इनवैलिड पेंशन। में सर, हेलो हेलो, सर, सर्विस पीरियड के दौरान एज 60 इयर्स होना चाहिए, एज 60 इयर्स होना चाहिए सर उसकी एज 60 इयर्स होनी चाहिए, सर्विस नहीं उसकी होनी चाहिए। यदि आप मान लेते हैं 40 वर्ष में रेल में ज्वाइन किए,
और आपकी उम्र यदि 60 वर्ष 20 वर्ष ही नौकरी किया और वो 60 वर्ष आपकी जिस दिन पूरे गए आप सुपरनुएट कर जाएंगे। यदि कोई आदमी 18 वर्ष या 20 वर्ष में नौकरी में आया, वो 40 वर्ष के बाद सुपरनुएट, उन्होंने 40 वर्ष तक रेलवे में नौकरी किया। लेकिन कोई व्यक्ति यदि 40 वर्ष में ज्वाइन किया या 30 वर्ष में ज्वाइन किया है, तो उस एम्प्लॉय का जिस दिन अटेनिंग द एज ऑफ 60 इयर्स, जिस दिन उम्र हो जाएगा 60 वर्ष, उस मंथ में वो सुपरनुएट कर जाएगा। सर यदि 50 इयर्स के एज में भी कोई ज्वाइन करता है तो ठीक है, तो 60 वर्ष में करेगा तो उसका सर्विस पीरियड 10 इयर्स होगा। 10 इयर्स होगा। और तो आपको मैंने पेंशन का पहले अमाउंट बता मिलेगा दिया कि नहीं सर? जी, पेंशन का उसको बेनिफिट मिलेगा कि नहीं? नहीं, हमने बता दिया है कि नेट क्वालिफाइड सर्विस यदि आपका 10 साल नहीं है, 10 साल यदि है तो पेंशन का बेनिफिट मिलेगा, 10 साल यदि नहीं है तो आपको पेंशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको सर्विस ग्रेजुइटी एक मिलेगा, जो इस पर मैं बाद में आ रहा हूँ। ओके सर, डाउट? ठीक है। ओके सर, ओके। दूसरा एक है इनवैलिड पेंशन। इनवैलिड पेंशन ये होती है कि हम नौकरी में आते हैं तो सारे मेडिकल वगैरह सारा फिट होके आते हैं, लेकिन संजोग बस या कुछ इस तरह की जो नौकरी का कुछ हमारे जो लाइन में वर्कर होते हैं, जो काम करते हैं, कुछ इस तरह का इंसिडेंट होता है जो वो मेडिकली डिकेट्राइज हो जाते हैं। और मेडिकली डिकेट्राइज होने के पश्चात वो नौकरी करने लायक या वो कर नहीं पाते हैं। नौकरी नहीं कर पाते हैं, तो उससे क्या होती है, कुछ उसको तो मेंटली डिसेबिलिटी कह सकते हैं, फिजिकली डिसेबिलिटी का कारण कुछ कॉन्टेजियस कुछ इस तरह का बीमारी हो जाता है, जिसके कारण उनकी जो दायित्व है वो दायित्व का निर्वहन वो अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। तो उस स्थिति में रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा उनको रिटायर कर दिया जाता है, जो इनवैलिड पेंशन के रूप में उनको हम लोग देते हैं, इनवैलिड पेंशन। इसीलिए मैंने एक डेफिनेशन दिया कि इनवैलिड पेंशन मींस द पेंशन ग्रांटेड टू ए रेलवे सर्वेंट हु रिटायर्स फ्रॉम सर्विस ऑन सफरिंग फ्रॉम कंटाजियस डिजीज और ए फिजिकली डिसेबिलिटी which affect the efficient discharge of his duties। दूसरा था, पहला सुपरन्वेशन, दूसरा इनवैलिड पेंशन। तीसरा एक होता है कंपनसेशन पेंशन। कंपनसेशन पेंशन क्या होता है? कंपनसेशन पेंशन डिफिनेशन आप देख लेंगे, लेकिन एक चीज याद रखेंगे, इसमें जिस पद पर आपको नियुक्ति किया गया रेलवे प्रशासन के द्वारा या रेलवे बोर्ड के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कारण, उस पोस्ट को परमानेंटली एबोलिश कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास कोई रास्ता बच नहीं जाती है, क्योंकि आपका जो एक कह सकते हैं सिलेक्शन हुआ उस पोस्ट के लिए हुआ है, अब आपको दूसरे पोस्ट पर वो काम ले नहीं सकती है एडमिनिस्ट्रेशन, उस समय में आपको एक कॉम्पनसेशन पेंशन देके आपको सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। चौथा एक है रिटायरिंग पेंशन। रिटायरिंग पेंशन याद रखेंगे, रिटायरिंग पेंशन में दो चीज है, एक आपका ऑप्शन, आपकी इच्छा है, जो इच्छा आपको कब होती है, जो आप सुने होंगे वीआरएस, ये हमारी इच्छा होती है, भाई की इच्छा है ये कि हम 20 साल नौकरी कर लिए हैं तो हमको वीआरएस दे दीजिए। और एक होती है रेलवे का या एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर। दोनों चीज, रेलवे भी एडमिनिस्ट्रेशन भी यदि समझ जाएगी कि ये एम्प्लॉय काम नहीं करता है या आपके बारे में कुछ इस तरह का कह सकते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है या कोई और समस्या है, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश पर या आपका एक अपना ऑप्शन, इस दोनों के आधार पर आप पेंशन ले सकते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग रिटायरिंग पेंशन। लेकिन एक चीज याद रखेंगे, रिटायरिंग पेंशन में 3 महीने का नोटिस, या तो एडमिनिस्ट्रेशन आपको सेवानिवृत्त दे रही है तो वो आपको नोटिस देगा 3 मंथ पहले, और यदि आप चाहते हैं कि हम रेल से सेवानिवृत्त हो जाए तो आपको 3 महीने पहले एक सूचना, एक नोटिस आपको देनी होगी, तभी आप रिटायर कर सकते हैं। इसका टर्म कंडीशन और कुछ है।
तो ये मैं जितना आपको पहले 5 क्लब में बताया था, जो नॉर्मल अदर देन नॉर्मल में वीआरएस, एक मेडिकल ग्राउंड पर, एक प्री मैच्योर पर, एक डेथ और एक नॉर्मल रिटायरमेंट। तो वीआरएस जिसको आप कह रहे हैं, ये रिटायरिंग पेंशन के तहत आ जाती है। याद रखेंगे, मेडिकली ग्राउंड जो बताया है आपको, इनवैलिड पेंशन में आ जाएगा। प्री मैच्योर रिटायरमेंट जो बोले हो, रिटायरिंग में आ जाएगा। एक बताया है डेथ, जिस पर अभी हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इम्प्लॉय को पेंशन नहीं मिलता है, उसके फैमिली को मिलता है। इस सारे कैटेगरी में उसका फैमिली है, इसीलिए उसको एक अलग ग्रुप में रखा गया, फैमिली पेंशन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। जो पेंशन का 4 ही टाइप यदि एग्जाम्पल में आती है तो सिर्फ 4 का जिक्र करेंगे, ना कि आप फैमिली पेंशन का जिक्र कर देंगे, एक्स ग्रेसिया पेंशन का जिक्र करेंगे, जो बुक में आपको मिलेगी इस चैप्टर, ऑर्डिनरी पेंशन का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का। ये सारा ऑर्डिनरी का एक टाइप है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर भी हम बाद में आ रहे हैं। ठीक है? एक याद रखेंगे कि अब पेंशन, रेल में सेवा किए, 20 साल किए, 25 किए, 30 किए, उसके बाद आप पेंशन मेरा फिक्सेशन होगा। तो पेंशन को फिक्स करने के लिए एक बहुत बड़ा टर्म होता है, क्वालिफाइंग सर्विस। याद रखेंगे, पेंशन का क्वालिफाइंग सर्विस जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है पेंशन फिक्सेशन। पेंशन फिक्सेशन और रिटायरमेंट बेनिफिट सब में इसका बहुत ज्यादा योगदान है। इसमें होता क्या है कि हम या आप लोग जब रेल में आए तो एक फिक्स है कि हमको इतनी छुट्टी लेनी है, इतनी मेडिकल लेनी है, इतनी मेडिकल मिल सकती है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि देखे होंगे कि यदि हमको एलएचई की सैंक्शन है 20, एडमिनिस्ट्रेशन 20 दिया है, तो ज्वाइन किए और 20 दिन के बाद कुछ इस तरह का कैजुअलिटी हो गया कि इम्प्लॉय साल भर 2 साल के बाद वो नौकरी फिर आता है ज्वाइन करने के लिए। उसमें क्या होता है कि बहुत सारा ब्रेकअप होता है लेंथ ऑफ सर्विस में। वो यदि कंटिन्यूअस जॉब करते रहे तब तो क्वालिफाइंग सर्विस पर कोई जिक्र फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो जो रेलवे एम्प्लॉय की सर्विस बीच बीच में ब्रेक होती है जिस भी रीजन से, या तो आप कह सकते हैं अनऑथराइज लीव लेके चला गया, अनऑथराइज लीव क्या, लीव लिया ही नहीं, अनऑथराइज एब्सेंट रहा हो, तो ये सब हम लोग सर्विस रिकॉर्ड को देख के उस पर उसका क्वालिफाइंग सर्विस फिक्स करते हैं। एक चीज याद रखेंगे, जब क्वालिफाइंग सर्विस, पहले डेफिनेशन आप देख लीजिए, डेफिनेशन मैंने दे दिया है, क्वालिफाइंग सर्विस is the number of completed 6 monthly period of service is taken into account for determining the amount of pensionary benefit। याद रखेंगे, नई पेंशन ये जितना उसका बेनिफिट है, इसके बेनिफिट में याद रखेंगे कि पेंशन तो कॉमन है, उसके बाद ही बेनिफिट है, सबका अलग अलग है। जैसे ग्रेजुइटी मिलता है, ग्रेजुइटी पर पड़ता है, उस पे भी हमको क्वालिफाइंग सर्विस का जरूरत है। और सारे टर्म है, जैसे आप कह सकते हैं ग्रेजुइटी, देश ग्रेजुइटी, एक दो चीज और है जिस पर हम आते हैं आगे। और इस सबको डिटरमाइन करने के लिए हमको क्वालिफाइंग सर्विस की आवश्यकता पड़ती है। इसमें होता यह है कि जब हम कैलकुलेशन, उसका फ्रैक्शन 3 महीने से कम हो तो उसको हम लोग नील मान के चलते हैं। यदि क्वालिफाइंग सर्विस 2 महीना 7 दिन हुआ तो मान के चलते हैं, मान के क्या, एज पर रूल मानना होता है कि क्वालिफाइंग सर्विस बराबर 0, नगलिफाई कुछ भी नहीं। लेकिन यदि कोई इम्प्लॉय 9 वर्ष 9 महीना नौकरी किया तो उसको हम लोग 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस मानेंगे। ठीक है? इसीलिए मैंने लिखा है कि द अमाउंट फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस, a fraction of year equal to 3 months or more shall be treated as completed on half year ended। 3 महीने से ज्यादा, 3 महीने से ज्यादा यदि 1 दिन भी हो गया, 2 दिन भी हो गया, उसको तो हम हाफ ईयर का पीरियड मान के चलेंगे। यदि 3 महीने से कम है तो हम उसको नहीं मानेंगे। याद रखेंगे, 3 महीने से कम रहेगा तो उसको 0 मानेंगे, नील करेंगे। 3 महीने से 9 महीने के बीच होगा तो उसको हम हाफ ईयर मान के चलेंगे।
लेकिन यदि 9 महीने से ऊपर है तो उसको हम फुल ईयर मानेंगे। इसीलिए यदि किसी का नेट क्वालिफाइंग सर्विस 9 ईयर 9 मंथ 9 डेज है, दैट मीन्स उसका नेट क्वालिफाइंग सर्विस 10 ईयर्स है। ठीक है, हम क्वालिफाइंग सर्विस पर और सारी चीज है जो फिर हम उसको आगे इसको और डिराइव करेंगे कैलकुलेशन तक। अब हम आते हैं एक पेंशनरी बेनिफिट में आता है ग्रेजुइटी। एक पहले मैंने जिक्र किया था सर्विस ग्रेजुइटी। कोई आप लोगों में से कोई पूछे थे कि 10 साल की नौकरी यदि नहीं हुई तो पेंशन मिलेगा? मैंने कहा था नहीं मिलेगा। नेट क्वालिफाइंग सर्विस यदि 10 साल से कम है तो, लेकिन 10 साल से कम है तो उसको एक बेनिफिट मिलता है, वो है सर्विस ग्रेजुइटी, जिस पर हम जिक्र में कर रहा हूं। और यदि 10 साल से ऊपर है क्वालिफाइंग सर्विस या 20 साल है 25 साल है तो ये एक है रिटायरमेंट ग्रेजुइटी मिलता है। आप लोग एक नाम सुने होंगे DCRG, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुइटी, जो कि एक डेथ ग्रेजुइटी भी है और एक रिटायरमेंट ग्रेजुइटी भी है। तो रिटायरमेंट ग्रेजुइटी क्या है और डेथ ग्रेजुइटी क्या है, इस पर याद रखेंगे। रिटायरमेंट ग्रेजुइटी उस व्यक्ति को मिला है जो रिटायर किया, लेकिन डेथ ग्रेजुइटी उसको नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो अब एक्सपायर कर गया। अब मिलेगा किसको? तो उसके फैमिली को, जो नॉमिनेटेड फैमिली है उसको मिलेगा डेथ ग्रेजुइटी। रिटायरमेंट ग्रेजुइटी क्या है वो समझिए पहले। इसमें एक बात का हम जिक्र किए हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे कि रेलवे सर्वेंट हु हैज completed 5-year qualifying service is granted a retirement gratuity at the rate of half of the emolument for each completed 6-month period of qualifying service। होता क्या है, इस लैंग्वेज को थोड़ा समझिए कि हमने जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो आप और प्रैक्टिकली उसको समझ पाइएगा कि मान लेते हैं हम 12 साल नौकरी किए, तो 12 साल नौकरी किए, दैट मीन्स इसको जब भी हम नौकरी बोले आप समझिए नेट क्वालिफाइंग सर्विस मेरा 12 साल है, तो 12 साल हो गया यानी हाफ ईयर कितना हो गया मेरा 24। इसका जो कैलकुलेशन होता है वो ईयर वाइज नहीं होती है, वो होता है हाफ ईयर वाइज। कोई दिक्कत है यहाँ पर? यदि मान लेते हैं कोई 20 साल नौकरी किया तो हम उसको 20 साल नहीं मानेंगे, उसको हम 40 हाफ ईयर मानेंगे और हाफ ईयर पर लेके चलेंगे उसका कैलकुलेशन करने पर। इसीलिए देखते होंगे कि यदि कोई आदमी 40 वर्ष भी नौकरी करता है तो याद रखेंगे कि उसको रिटायरमेंट ग्रेजुइटी मैक्सिमम हम 33 दे पाते हैं, 33 इयर्स का दे पाते हैं, यानी 16.5 इयर्स। उससे मैक्सिमम हो ही नहीं सकता, ये मैक्सिमम है। लेकिन कोई कम नौकरी किया, मान लेते हैं 20 साल नौकरी किया, तो वो ग्रेजुइटी पर फर्क पड़ेगी। कोई 22 साल किया है ग्रेजुइटी पर फर्क पड़ेगा, कोई 10 साल किया है ग्रेजुइटी पर फर्क पड़ेगा। लेकिन याद रखेंगे ये 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती है। यानी यदि कोई क्लास 1 ऑफिसर है, जो PHOD है, जो हमारे ऑफिसर है, उनका कैलकुलेशन यदि करेंगे तो वो 25 लाख 30 लाख हो जाती है, लेकिन मैक्सिमम सब्जेक्ट टोटल अमाउंट शुड नॉट बी एक्सीड ₹20 लाख, 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका कैलकुलेशन फिर इंटायर ग्रेजुइटी, ये जो है ग्रेजुइटी, इसको इम्प्लॉय एक दो कंडीशन पर रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन उसको रोक सकती है। वो क्या क्या कंडीशन है? Entire gratuity will be withheld in case of employee does not vacate the railway accommodation। याद रखेंगे कि नौकरी के दौरान उनको रेलवे रहने के लिए आवास प्रोवाइड किया और किसी कारणवश रिटायरमेंट के समय उन्होंने रेलवे का आवास खाली नहीं किया, हम दूसरा चीज नहीं रोक पाएंगे, लेकिन उनकी जो ग्रेजुइटी है उसको हम होल्ड कर सकते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। एंड यदि उसका कोई विभागीय या कह सकते हैं न्यायिक कुछ जांच चल रही है, कोई पेंडिंग है जिस पर फैसला आना बाकी है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो भी हम रोक सकते हैं। 2 रीजन से इनका ग्रेजुइटी को कहते हैं रिटायरमेंट ग्रेजुइटी, याद रखेंगे। लेकिन तुरंत एक आती है डेथ, क्योंकि ये फैमिली को मिलता है, जो नॉमिनेटेड फैमिली है उसको डेथ ग्रेजुइटी मिलता है, ये एम्प्लॉय को तो मिलता नहीं है। तो इसमें क्या है कि कुछ कंडीशन है। ये कब होगा कि जब कोई रेलवे सर्वेंट सर्विस के दौरान डाइज कर गया, एक्सपायर कर गया, तो इस अमाउंट को हम क्या करते हैं उसके फैमिली को देते हैं। अब फैमिली किसको देते हैं?
इस पे भी आगे हम देखेंगे कि फैमिली जो नॉमिनेटेड होता है, जो उसके सर्विस रिकॉर्ड में आता है, एक से ज्यादा हो सकता है नॉमिनेशन, उस पर हम आ रहे हैं। लेकिन इसका कुछ और कंडीशन है कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि यदि 10 साल से कम नेट क्वालिफाइंग सर्विस है तो उसको सर्विस ग्रेजुएटी मिलेगा। वो भी याद रखेंगे उसी फ्रैक्शन के हिसाब से जैसे रिटायरमेंट ग्रेजुएटी मिला था, उसी फ्रैक्शन में मिलेगा। वो भी कैलकुलेशन करेंगे, उसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है। यदि उसकी 5 लाख होगी तो 5 लाख देके छोड़ देंगे, यदि किसी की 7 लाख होगी 7 लाख देके छोड़ देंगे, 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन डेथ ग्रेजुएटी में क्या है कि यदि कोई व्यक्ति 1 साल का वो नौकरी किया, नेट क्वालिफाइंग सर्विस उसका 1 साल है, 1 साल या उससे ज्यादा है तो उसको सारी बेनिफिट मिलती है। लेकिन 1 साल से यदि कम है तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, उसको पेंशन तो मिलेगा ही नहीं, डेथ ग्रेजुएटी मिल सकता है। डेथ ग्रेजुएटी में क्या से मिलेगा तो क्लियर कर दिया है, जो यदि 1 साल से कम उसकी सर्विस है तो उस रेल सेवक जो डाइज हो गए हैं सर्विस के दौरान, उनका जो इमॉल्वमेंट्स है, यानी आप इसको ऐसे कह सकते हैं, इमॉल्वमेंट्स मैंने वर्ड यूज किया है कि लास्ट पे और ग्रेड पे जो लेवल अब है सारा जोड़ के उसका 2 गुना दे देंगे। यदि मान लेते हैं हमारी 50,000 रुपए है तो सिर्फ 1 लाख रुपए और कुछ भी नहीं। यदि वह याद रखेंगे कि 2 साल 1 साल से 5 साल के भीतर उसका नेट क्वालिफाइंग सर्विस है तो जो इमॉल्वमेंट्स है उसका 6 गुना दे देंगे। डेथ ग्रेजुएटी कहानी समाप्त। यदि 5 साल से 20 साल के अंदर वो लाइज कर रहा है उसकी सर्विस, नेट क्वालिफाइंग सर्विस, तो हम 12 गुना उसको इन्वॉल्वमेंट का देंगे। लेकिन 20 साल से ऊपर है, 20 साल से ऊपर याद रखेंगे 20 इयर्स का एक बार और जिक्र किया हम बीआरएस के केस में। ये 20 इयर्स एक स्टैंडर्ड जॉब, स्टैंडर्ड क्वालिफाइंग सर्विस माना गया है। तो 20 साल से ऊपर यदि वो जॉब किया और तब एक्सपायर कर गया, फिर हम जिस तरह रिटायरमेंट ग्रेजुएटी का कैलकुलेशन किए हैं उसी तरह इसका कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन याद रखेंगे कि मैक्सिमम 33 टाइम्स सब्जेक्ट टू 20 लाख, 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 33 गुना मैक्सिमम। इस दोनों में देख लेंगे कि कौन उसके लिए बेनिफिट है, कौन बेनिफिशियल है। क्लियर? कहीं कोई दिक्कत है? अब इसमें आगे बढ़ने से पहले 1-2 पॉइंट को और हम जिक्र कर दें जो आप लोग हो सकता है कंफ्यूज करते हो। हम बता दिए हैं कि रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और सर्विस ग्रेजुएटी प्लस डेथ ग्रेजुएटी आफ्टर 20 इयर्स, इस तीनों का कैलकुलेशन वही हाफ ईयर का फ्रैक्शन लेके करेंगे। फिर से सुन लीजिए, सर्विस ग्रेजुएटी, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी और डेथ ग्रेजुएटी जो 20 साल के बाद एक्सपायर किया है, इस तीनों में का जो कैलकुलेशन करेंगे हम हाफ ईयर का फ्रैक्शन लेके, 3 महीने से कम होगी नगलिफाई, 3 से 9 होगा 6 महीने मान के चलेंगे, 9 से ऊपर होगा पूरे ईयर मानेंगे उसको। क्लियर? इस बात को समझ गए? लेकिन अब एक बात और है, जो एक क्वेश्चन उठती है कि इसका नाम डीसीआरजी, एक्चुअली ग्रेजुएटी वर्ड ये डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी रखा गया है। डेथ कम रिटायरमेंट इसलिए रखा गया कि दोनों का सेम कंसेप्ट है। नॉर्मली मैक्सिमम केस, बहुत कम केस आते हैं जो 1 साल 2 साल, मैक्सिमम जो 90% ऐसा है कि या तो 20 इयर्स और मोर, यानी 20 साल की नौकरी करके या 20 साल से ऊपर, क्योंकि उस कैटेगरी में आ जाते हैं सुपरन्यूएट, उस कैटेगरी में आते हैं वीआरएस, उसी कैटेगरी में आते हैं इनवैलिड पेंशन। मोस्टली वो जब एज उनकी बढ़ती है, मान लेते हैं कोई 30 साल में जॉब ज्वाइन किया, 50 साल में कोई बीमारी से ग्रसित हो गए या वो फिजिकली अब वो काम करने लायक नहीं है, तो वो इनवैलिड पेंशन लेके चले आते हैं। तो ये सारी चीज, डेथ ग्रेजुएटी तो हम फैमिली पेंशन को देंगे जैसे रिटायरमेंट ग्रेजुएटी है, ये सुपरन्यूएट जो करेंगे पेंशन उनको भी देंगे हम, जो कह सकते हैं इनवैलिड पेंशन है उनको भी देंगे, जो रिटायरिंग पेंशन है उनको भी देंगे, जो कंपनसेशन है उनको भी मिलेगा। यानी सारी
सारे इंप्लाई को मिलेगा, सारे टाइप ऑफ पेंशन में, लेकिन एक में नहीं मिलेगा। जो रिलेशन देके जाते हैं उस पे हम फिर आगे नेक्स्ट, अभी उसमें आप कंफ्यूज करेंगे। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का ग्रेजुइटी, जो भी लास्ट बेसिक पे है, पे आज के डेट में लेवल 6 पीसी में जो पे था प्लस ग्रेड पे दोनों मिला के, उस पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीए जिस टाइम में वो रिटायर किया उस मंथ का जो डीए होगा उसको जोड़ देंगे। मान लेते हैं हमारी बेसिक है 50,000 रुपए, तो 50,000 पर डीए अभी चल रहा है 17%, ठीक है, मान लेते हैं 8,000 रुपए डीए है, टोटल जोड़ दीजिए 58,000 रुपया। और जितना मेरा क्वालिफाइंग सर्विस हुआ है, हम बता दिए हैं क्वालिफाइंग सर्विस कैसे कैलकुलेट करना है, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। नॉर्मली हम बता दिए हैं कि 33 मैक्सिमम है, इसीलिए आप सुनते होंगे कि 33 यानी 16.5 टाइम्स, 16.5 टाइम्स। तो यदि हम पूरी सर्विस कर लेते हैं यानी 33-34 वर्ष कर लेते हैं फुल, जिसको हम लोग कहते हैं फुल सर्विस करना, वो कर लेते हैं, तो हमको 16.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो अमाउंट पहुंचेगा, लेकिन मैक्सिमम 20 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 20 लाख से यदि कम है तो वही पैसा हम बेनिफिट के रूप में देंगे, ठीक है। यदि कोई आदमी 20 साल नौकरी किया तो 20 साल उसका नेट क्वालिफाइंग सर्विस है, तो हम 20 को बस 2 से डिवाइड करेंगे, 10 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। यदि कोई 25 किया नेट क्वालिफाइंग सर्विस को 25 ईयर्स है, तो 25 को हम 2 से ही करेंगे, लेकिन 25.5 ईयर है, फिर वही काम करेंगे हम, 25 हाफ को 2 से डिवाइड करेंगे, नीचे 4 आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा उतनी पैसा मिलेगी। एक बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट हम जो बता देते हैं, आप इनकी बताए थे, जो हम यदि रेलवे का क्वार्टर उन्होंने खाली नहीं किया या डिपार्टमेंटल या जुडिशरी प्रोसीडिंग अभी पेंडिंग है, तो हम सारे ग्रेजुएटी को रोक सकते हैं, रोकेंगे जब तक उसका नो क्लेम सर्टिफिकेट नहीं देगा, हम उसको रिलीज नहीं करेंगे। उसी तरह यदि कोई गवर्नमेंट का ड्यूज है, क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट में लीव इनकैशमेंट भी है, पीएफ का भी पैसा मिलता है उसको क्या जीआईएस मिलता है, कम्यूटेशन है पेंशन का, तो हम इस सब से पैसा नहीं काटेंगे। गवर्नमेंट का कुछ यदि उस पर बकाया है, क्योंकि उस टाइम में तो सारे रिकॉर्ड को देखा जाता है कि कहाँ कहाँ इस पर क्या क्या बकाया है, तो जहां भी मान लेते हैं किसी का टेलीफोन बिल पता चला, जो भाई इसका 1,000 रुपए टेलीफोन बिल बचा हुआ है गवर्नमेंट का ड्यूज, जो अभी तक उन्होंने जमा नहीं किया, तो बिना उसके कॉन्सेंट लिए हम 1,000 रुपए को उसके ग्रेजुइटी से उसको काट लेंगे। याद रखेंगे वो या तो डेथ ग्रेजुइटी हो या रिटायरमेंट ग्रेजुइटी हो, इसलिए मैंने ग्रेजुइटी यूज किया है। ग्रेजुइटी पैसा को हम रिकवर कर लेंगे, गवर्नमेंट को जमा कर देंगे उतना काट के, दूसरे में से पैसा हम नहीं काटेंगे, हमको इसी में से काटना है। हम लीव से पैसा नहीं काट सकते हैं, हम कम्यूटेशन से नहीं काट सकते हैं, ये हम ग्रेजुइटी से ही काटेंगे, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट, हम याद रखेंगे इसके बाद अब एक आती है पेंशन, तो वो समझ गए पेंशन का कैलकुलेशन कैसे करना। पेंशन का कैलकुलेशन क्या होता है कि आप जिस मंथ में रिटायर करते हैं उस मंथ का लास्ट पे आपका क्या है, ये हम बता रहे हैं 2006, 1/1/2006। उसके बाद की, उससे पहले कुछ और थी कहानी, लेकिन 6 पीसी का जो आया था 2008 में, उसमें ये है कि जो आपका लास्ट पे है उसका 50%, यानी यदि किसी एम्प्लॉय का लास्ट पे 25,000 रुपया है तो उसको हम डायरेक्ट 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 12,500 रुपये, उसका पेंशन फिक्स हो गया 12,500। लेकिन एक चीज और याद रखेंगे, एक कंडीशन और है कि हम सारे 12,000 को एक तरफ रखेंगे, दूसरा उसका लास्ट यानी प्रीवियस जो 10 महीने और वो बेसिक लिया है, उस बेसिक का एवरेज प्लस लास्ट पे का 2 से डिवाइड करके इस दोनों में जो बेनिफिशियर होगा एम्प्लॉय को, वो हम देंगे। होता ये है कभी कभी
कुछ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में कुछ इस तरह का पनिशमेंट किसी एम्प्लॉय को मिल गया, किसी 1-2 महीने में उसकी बेसिक पेंशन या 5 महीने उसकी बेसिक जो लास्ट पे थी उसमें कुछ डिडक्शन हो गई, और जिस मंथ में वो रिटायर किया है उसमें क्या हो गया कि बेसिक पेंशन उसका बढ़ गया। इसलिए बताया गया है कि लास्ट जो उसका पे है उसका 50%, उसका जो 10 महीने का इन्वॉल्वमेंट है, इस दोनों में जो बेनिफिट होगा उसको हम पेंशन देंगे। यानी किसी एम्प्लॉय का यदि 25,000 रुपए बेसिक है तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 12,500 रुपए पेंशन हम फिक्स कर देंगे। हम नेक्स्ट आ रहे हैं, चूंकि टाइम थोड़ी कम है, हम आ रहे हैं पेंशन का कम्यूटेशन। पेंशन का कम्यूटेशन दैट मींस होगा पेंशन को बेचना। इस भाषा में समझिए कि आप सुनते होंगे पेंशन की बिक्री होती है। ये क्या है कि एक ऑप्शनल है कि आप पेंशन को कम्यूट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपकी इच्छा है। यदि कोई एम्प्लॉय चाहे कि हम पेंशन को नहीं बेचेंगे, नहीं कम्यूट कराएंगे, तो नहीं करा सकता है, फुल पेंशन वो लेके घर जाए। लेकिन यदि कोई एम्प्लॉय की इच्छा है जो हम पेंशन को कम्यूट करेंगे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन है कि मैक्सिमम वो 40% पेंशन को कम्यूट कर सकता है, 40%, और 40% के एवज में उसको कम्यूटेशन वैल्यू मिलेगा, जिस पर हम एक शॉर्ट नोट तैयार किए हैं जो आपको बता रहे हैं। पेंशन का उसका कम्यूटेशन का वैल्यू लमसम उसको मिल जाएगी, लेकिन वो कम्यूटेशन होगा कितने ईयर के लिए? 15 साल के लिए। 15 साल के बाद ही वो पेंशन रिस्टोर कर सकता है। याद रखेंगे कि यदि किसी एम्प्लॉय का बेसिक पेंशन अब हम लास्ट पे पर नहीं आ रहे हैं, पेंशन यदि 12,500 रुपए है और 40% उन्होंने यदि बिक्री कर दिया तो 12,500 का 40% निकाल लीजिए। जो पैसा हुआ वो गवर्नमेंट को आपको देना होगा, वो आप में से माइनस हो जाएगी। माइनस होने के बाद जो पैसा बच गया उसको कहते हैं रेसिडुअल पेंशन, यानी पेंशन माइनस कम्यूटेशन, यानी बेसिक पेंशन माइनस कम्यूटेशन, दैट मींस रेसिडुअल पेंशन। लेकिन एक चीज ध्यान रखेंगे कि डीए शब्द यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये डियरनेस अलाउंस है, पेंशनर को डीआर मिलता है, डियरनेस रिलीफ। तो डीआर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, डीआर उन्होंने कम्यूट नहीं किया है, इसलिए डीआर उसके मूल पेंशन पे मिलेगा। यदि 12,500 में आपने 5,000 रुपया बेच लिया है तो आपकी ये डिसिडुअल पेंशन भी 7,500 रुपया मिलेगी, लेकिन डीए आपको 12,500 रुपये पर मिलेगी। ठीक है, इस पर हम जिक्र कर रहे हैं। सेशन हैज बीन टेक्निकली जो वहाँ बीच में ब्रेक हो गया था, सेशन एंड हो गया था। वी आर वेटिंग 5 मिनट्स, 2 मिनट्स वी आर वेटिंग, someone is continue joining. So after 2 minutes we will start, we will continue from there. हाँ, बता रहे थे टेक्निकली थोड़ा सेशन ऑफ हो गया था। बता रहे थे अभी हम जस्ट जिक्र कर रहे थे पेंशन का कम्यूटेशन। पेंशन के बारे में बता दिया है कि पेंशन जो लास्ट पे का होगा उसका 50% कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, वो पेंशन फिक्स कर देंगे। ये है, याद रखेंगे, नॉन रनिंग एम्प्लॉय का, नॉन रनिंग स्टाफ का। रनिंग स्टाफ जो होता है उसमें क्या होता है कि जो लास्ट पे है, जो लास्ट उसकी पे है, उसमें हम 50% फिर 55% और जोड़ेंगे। ये रनिंग एम्प्लॉय के लिए है, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। हम जिक्र कर रहे थे पेंशन के कम्यूटेशन का, जो आप लोग समझ गए होंगे कि 40% पेंशन को आप कम्यूट कर सकते हैं। ये मेरा अपना ऑप्शन है, नहीं भी कर सकते हैं। और उसकी वैल्यू एक लमसम वैल्यू होती है, जो उसका कैलकुलेशन है कि जितना आपका पेंशन कम्यूट किए हैं वो एक्चुअली कम्यूटेशन होता है 15 सालों के लिए, याद रखेंगे। तो उसका एक चार्ट उपलब्ध होगा, चार्ट आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, व्हाट्सएप पर शेयर कर देंगे कि यदि कोई व्यक्ति सुपरनुएट करता है तो उसका नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ जो 61वां ईयर में होता है, 60 वर्ष में तो सुपरनुएट कर गया, 61 में जो उसका वैल्यू होगा उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 15 सालों के लिए होता है, 15 से मल्टीप्लाई करके और जो वैल्यू उसका होगा वो वैल्यू उसको दे दिया जाता है। और 15 साल के बाद वो पेंशन जितना उन्होंने बेचा है, कम्यूट किया है, ऑटोमेटिक फिर स्टोर हो जाती है।
तो 75 वर्ष में जाके फिर आपका पेंशन जितना एक्चुअल हुआ था रिटायरमेंट के टाइम में उतना 75 ईयर में जाके आपका हो जाएगा। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 6% में आके कुछ एडिशनल पेंशन का भी, एडिशनल जो क्वांटम ऑफ पेंशन है उसका भी जिक्र किए हैं। कुछ एक कह सकते हैं बेनिफिट दिया है कि यदि किसी भी एम्प्लॉय का एज 60 वर्ष में रिटायर किया, 15 साल के लिए तो कम्यूटेशन किया कि यदि उसका एम्प्लॉय का एज या उसके फैमिली का एज दोनों यदि 80 वर्ष का हो जाएगा, 80 से 85 का भी, तो उसका जो ओरिजिनल बेसिक पेंशन है उस पर हम 20% क्या करेंगे और एडिशनल देंगे, लेकिन उस पर डीआर भी मिलेगा, यानी उसको एडिशनल क्वांटम मिल रहा है पेंशन का। मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति 20,000 उसका बेसिक पेंशन था और 60 वर्ष में 20,000 था, 4,000 उन्होंने कम्यूट करा लिया, 40% 8,000 रुपए करा लिया, ठीक है, तो 12,000 उसका रिसीडुअल हो गया। रिसीडुअल बेसिक हो गया कितना, 12,000 रुपए। 20,000 उसका ओरिजिनल बेसिक पेंशन था। 15 साल के बाद फिर हो जाएगी 20,000 रुपए, लेकिन जब 80 वर्ष का हो गया, 80 से 85, तो वो 20,000 रुपए का 20% उसको एडिशनल मिलेगा, यानी उसका 20% 4,000 रुपए। और यदि वो 85 से 90 के बीच में जाएगा, उसका एक स्लैब बना हुआ है 85 से 90, तो बेसिक पेंशन का 30%। यदि वो 90 से 95 में जाएगा तो 40%, यदि 95 से 100 रहेगा तो 50%, और यदि कोई रियल एम्प्लॉय या फैमिली पेंशनर 100 वर्ष से ऊपर की हो गई है तो उसको याद रखेंगे 100% एडिशनल, यानी 20,000 यदि पेंशन है तो 20,000 रुपए और, यानी 40,000 रुपए उसके बेसिक पेंशन, उसके लिए 100 वर्ष तक उसको जिंदा रहना पड़ेगा। एक चीज और याद रखेंगे कि पेंशन हो या फैमिली पेंशन हो, मिनिमम 9,000 रुपए से कम नहीं हो सकती है 7 सीपीसी में प्लस डीआर। 6 पीसी में मिनिमम पेंशन याद रखेंगे 3,500 रुपए थी, जिसको इस बार क्या किया है 9,000 रुपया मिनिमम कर दिया गया है, ठीक है। कोई क्वेश्चन आप लोगों का? यस सर। हाँ बताइए। सर रनिंग स्टाफ का पेंशन कैलकुलेट कैसे करते हैं, एक बार फिर से बता दीजिए। रनिंग स्टाफ में याद रखेंगे कि लास्ट पे तो समझ गए, लास्ट पे जो होगा, हाँ, उस पे 55% और जोड़ेंगे जो उसके रनिंग अलाउंसेज मिलता है और वो बेसिक का पार्ट है। हेलो, यानी वो 55% मान लेते हैं 20,000 रुपया उसकी बेसिक पेंशन, बेसिक पे है, लास्ट पे है, और 55% उस पर और जोड़ेंगे हम रनिंग का, तो 55% जो जोड़ के आएगा उस दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब 50,000 और बेसिक का या रनिंग का सर? नहीं, हम बता रहे हैं बेसिक का 55% और फिर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, इसीलिए रनिंग स्टाफ का पेंशन जो होता है बहुत ज्यादा होता है। यस सर। और बताइए, और कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? यस सर, दूसरा क्वेश्चन है कि नेट क्वालिफाइंग सर्विस जैसे ग्रेजुएटी पाने के लिए मिनिमम 1 ईयर होना चाहिए, जैसा कि आपने बताया। एम आई राइट सर? फिर से बोलिए, आप क्या बताया है? नेट क्वालिफाइंग सर्विस जो ग्रेजुएटी मिलने के लिए होना चाहिए वो 1 ईयर होना चाहिए। हम बता रहे हैं कि यदि नेट क्वालिफाइंग सर्विस 1 साल नहीं 10 साल से हम पेंशन करा रहे हैं, ग्रेजुएटी के लिए मिनिमम 1 साल। सर तो वही पूछ रहे हैं कि मिनिमम तो 1 ईयर होना चाहिए, तो वो हाँ, कंटिन्यूअसली होना चाहिए या फिर ब्रेक लग गया, जैसे कोई एम्प्लॉय LWP हो गया हम तो फिर देखिए, उस पर हम क्या क्वालिफाइंग नहीं, हम जब क्वालिफाइंग सर्विस की बात कर रहे हैं तो मतलब उसका ब्रेक वगैरह सारा रेगुलाइज हो गया है। हमने लेंथ ऑफ सर्विस आपका नहीं कहा है 1 साल, हम जिक्र कर रहे हैं क्वालिफाइंग सर्विस पर। क्वालिफाइंग दैट मीन्स अरक सेवा। कहने का मतलब कि यदि आपने 1 साल नौकरी किया या 2 साल किया और 1 साल आपका ब्रेक लग गया,
तो वो ब्रेक को हटाने के बाद अनऑथराइज एब्सेंट हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम नहीं है आप कहाँ गए हैं, आपका छुट्टी सैंक्शन नहीं है, तो माइनस होने के बाद आपका लेंथ ऑफ सर्विस पर नहीं जा रहे हैं हम, कि आपने 1 साल नौकरी किया या 2 साल किया, आपका क्वालिफाइंग सर्विस 1 साल होना चाहिए। आवाज आ रही है? यस सर, सुन रहे हैं। और लेकिन एक बात और हमने बताया है कि यदि सर्विस के दौरान कोई एक्सपायर कर जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पेंशन के लिए उसको 1 ईयर का नेट क्वालिफाइंग सर्विस होना चाहिए उसके फैमिली को। लेकिन नॉर्मल यदि वो 10 साल नेट क्वालिफाइंग सर्विस से कम है तो पेंशन नहीं मिलेगा, 10 साल से ऊपर है तो उसको मिलेगा। ठीक है, अब वो ग्रेजुइटी पर कितना फर्क पड़ेगा, पेंशन पर फर्क पड़ेगा, वो पैसा हो सकता है कम होगा, वो तो होगा ही, लेकिन मिलेगा। लेकिन सब्जेक्ट 9,000 से कम पेंशन नहीं हो सकता है, 9,000 से कम फैमिली पेंशन नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और कोई क्वेश्चन? क्योंकि बहुत सारा पॉइंट छूट गया है, परसों हमारी फिर क्लास है, कल भी एक सर आएंगे। और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। Okay, in case you don't have any other questions, we are ending the first session today. We are thankful to Prabhu sir for this wonderful and simple session today. This was very informative, and he will be taking pension classes in coming days also. So be prepared with your doubts and get it clarified. Thank you all. Speak loudly, please. We are ending the session, first session today. Thank you. Okay, sir. Okay.